मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उत्तर प्रदेश। मित्रों, मैं आज आपके बीच सीआरपीसी का चैप्टर 21A यानी 21 का प्ली बार्गेनिंग, अभिभाग सौदेबाजी के कुछ बिंदुओं पर विचार करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ये एक छोटा सा चैप्टर है जो कि अमेंडमेंट के साथ सीआरपीसी में लागू किया गया था। प्ली बार्गेनिंग कोर्ट के सामने एक्यूज की तरफ से फाइल की जाती है एप्लीकेशन। इसमें चैप्टर 21A यानी 21 का प्ली बार्गेनिंग में 265 केवल एक सेक्शन है जिसके सब क्लाज हैं 265A से लेके 265L तक, यानी 265 क से लेकर के 265 तक है। और जो कि बीएनएसएस 2023 में सेक्शन 287 से 300 तक। इसमें ब्रीफ में थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। ये चैप्टर जो पुलिस रिपोर्ट पे आई हुई चार्जशीट है 173 और कंप्लेंट केस में जो कि 200, 202, 203, 203 में तो डिसमिस हो जाता है, 204 जहाँ सम्मन हो जाता है कंप्लेंट केस में, दोनों में प्राविधान बताता है। चार्जशीट में आए हुए केस में और कंप्लेंट केस में जो सम्मन होता है, दोनों में मोटा मोटी समझा जाए तो केवल 7 साल से ऊपर मृत्यु है, आजीवन कारावास है 7 साल तक, यानी 7 साल तक की सज़ा वाले में आप प्ली बार्गेनिंग का ये चैप्टर लागू होता है। इसमें सेक्शन 265 का यानी 265A में ही स्पष्ट लिखा है ए पार्ट में कि मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक के कारावास का दंड उपबंधित किया गया है सिवाय अन्य अपराध कारित, यानी 7 साल तक के सजा वाले में ये होगा। ख में कंप्लेंट के बारे में बता दिया है 265 क के सब क्लास क में पुलिस रिपोर्ट पर बताया, उसके सब क्लास ख में बताया कि कंप्लेंट केस में अगर 204 यानी सम्मन हो गया है तब, यानी प्री ट्रायल स्टेज में ही ये लागू होता भी है। जैसे चार्जशीट आई तुरंत होगा। ट्रायल के बिफोर कंप्लेंट केस में भी जैसे ही सम्मन हुआ, एक्यूज आ गया, फाइल किया एप्लीकेशन, ट्रायल ना हुआ हो, ट्रायल शुरू होने के पहले की ये बात बताता है। और ये एप्लीकेशन कब नहीं पड़ेगी? जहां ऐसा क्राइम किया गया हो, जैसे महिला के खिलाफ 354, 376 वगैरह के बारे में हो, या किसी 14 साल तक के बच्चे के बारे में लिखा हुआ है उसके साथ अपराध किया गया हो, तो ऐसे में ये लागू नहीं होगा। इतना बात क्लियर हो गई हम लोगों को कहाँ पर लागू होगा। फिर 265 ख यानी 265B में एप्लीकेशन फाइल होती है, तो इसमें लिखा हुआ है अभिभाग सौदेबाजी के लिए आवेदन। एक्यूज फाइल करेगा एप्लीकेशन कोर्ट में आने पर कोर्ट जो है अभियोजन को, प्रोसिक्यूशन को, इसमें लिखा हुआ है सब क्लास 3 में एप्लीकेशन आने पर लोक अभियोजक या मामले के परिवादी कंप्लेनेंट जो होगा, विक्टिम होगा, ऐसा स्थिति नियत तारीख पर उपस्थित होने की नोटिस जारी करेगा। नोटिस के बाद में एक्यूज का कैमरा प्रोसीडिंग के तहत बंद कमरे में पीओ प्रिजाइडिंग अफसर जो है उससे पूछेगा भी कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका आप यानी वॉलंटरली अगर वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अपनी जो प्ली कर रहा है, प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेशन दे रहा है, क्या किसी प्रेशर में तो नहीं दे रहा है, इन सब चीज़ों का वो जांच करेगा, कैमरा प्रोसीडिंग के तहत पूछेगा।
की ये ड्यूटी है। इसमें ये 265 ख में ये चीज़ दिया हुआ है। नोटिस जारी हो गई, अभियोजन को, विक्टिम को, सब लोग हाजिर होंगे। इसके बाद एक्यूज से भी बंद कमरे में वो राय लेगा। ये है 265 ख। इसके बाद 265 ग आता है। इसमें गाइडलाइन फॉर द म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, यानी पारस्परिक रूप से समाधान पर निपटारे के मार्गदर्शन। इसमें जो है एक आपस में म्यूचुअल कंसिडरेशन के लिए एक बैठक करना, विचार विमर्श के लिए। इसमें हिंदी में दिया पारस्परिक रूप से समाधान पर निपटारे के लिए मार्ग निर्देश, यानी एक मीटिंग होगी दोनों पक्ष की कि सेटिस्फैक्शन पे ये निपटारा हो जाए आपस में रजामंदी के साथ में। इसमें है कौन में दे रहा है? पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए मामले में न्यायालय लोक अभियोजक यानी प्रोसिक्यूशन को, पुलिस पे को भी जिसने कि मामले का अन्वेषण किया है, अभियुक्त और मामले के पीड़ित मामले का समाधान पर निपटारा करने के लिए बैठक में भाग लेने के नोटिस। अब यहाँ पर ये जो मीटिंग की बात हो रही है, इसमें जो पुलिस अन्वेषण किया, जो अभियोजन पक्ष के हैं, जो पीड़ित हैं और मुल्जिम हैं, सभी को ये नोटिस जारी हो कि बैठक करें या आपस में सौदेबाजी करके तैयारी करें, अपना जो भी तय करना हो टर्म कंडीशन वो तैयार करें। ये है इसमें। फिर इसमें ख में भी दिया है, उसी में पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले यानी कंप्लेंट की बात अगर आ गई, इसमें भी वही बात है। समाधान बैठक बनाने के लिए यानी कंप्लेंट केस में जहाँ 204 सम्मन वगैरह हुआ है, तो जैसे स्टेट केस में हो गया प्रोसिक्यूशन और कंप्लेंट केस में हो जाएगा वादी आ जाएगा, मुल्जिम हो जाएगा, दोनों आदमी बैठ के अपना टर्म कंडीशन फिक्स करेंगे। तो ये हो गया गौ तक का। ये 265 गौ में ये सेटलमेंट के लिए बैठक करने की व्यवस्था दी गई है। इसके बाद 265 घ यानी 265 डी में पारस्परिक रूप से समाधान पर निपटारा की रिपोर्ट न्यायालय में के समक्ष पेश की जाएगी। अब ये बैठक हो गई, मीटिंग हो गई, टर्म कंडीशन तय हो गई, तो ये रिपोर्ट जो है 265 ग के अंतर्गत जो कार्रवाई हुई उसकी रिपोर्ट 265 घ में कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। इसमें दिया हुआ है रिपोर्ट तैयार करेगा जिस पर न्यायालय के पीठासीन 265 ग के अधीन बैठक में मामले का समाधान पर निपटारा किया गया है, वहां न्यायालय ऐसे निपटारे की रिपोर्ट तैयार करेगा जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और सभी अन्य व्यक्तियों द्वारा जो बैठक में भाग लिए हैं हस्ताक्षर किया जाएगा। जो टर्म कंडीशन तैयार हुई उस पर जब कोर्ट में पेश हो गया 265 घ में, तो सभी पक्षकारों का दस्तखत होगा, फिर पीओ की दस्तखत होगी। इतनी चीज़ बताता है। अब मामला आता है 265 अंगा यानी 265 ई डिस्पोजल ऑफ केस, मामले का निस्तारण। जब ये सब फाइनल हो गया तो अब डिस्पोजल की बात आएगी। तो कोर्ट छोटे मामलों में जैसा समझे तो 360 में प्रोबेशन वगैरह, जो प्रोबेशन एक्ट है 1958 का, उसके अंदर से, और ये आपका प्रोबेशन पे छोड़ने की 360 CRPC में भी उसमें दिया हुआ है कि प्रोबेशन पर छोड़ने पर विचार करेगा। इसके बाद इसी 265 अंगा में आगे दिया हुआ है कि जिस क्राइम का ये डिस्पोजल हो रहा है उसमें न्यूनतम यानी सबसे लोएस्ट पनिशमेंट जो दिया हुआ है आगे के सेक्शन में, अधीन न्यूनतम दंड उपबंधित किया गया है, तो वह अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दंड का आधार प्रदान कर सकेगा, यानी सबसे जो लोएस्ट कम से कम सजा दी गई उसको देने का पर विचार करेगा। इसके बाद में जहाँ पर न्यूनतम दंड नहीं देने का जो व्यवस्था दी गई है, जहाँ न्यूनतम पनिशमेंट नहीं है मिनिमम, वहाँ जो पनिशमेंट दी गई उसका 1/4 मुल्जिम को दंडित करने के लिए इसमें दिया हुआ है। यानी अगर 5 साल है तो उसका 1/4 कर देगा, और अगर जहाँ पर न्यूनतम दिया है अधिकतम 3 साल, न्यूनतम 1 साल, तो 1 साल दे देगा। अगर नहीं दिया है न्यूनतम तो उसका 1/4 करके
देने की व्यवस्था, पनिशमेंट देने की बात है। अब 265 चा यानी 265 यफ न्यायालय का निर्णय इसमें दिया हुआ है। 265 अंगा में जब ये व्यवस्था हो गई कि उसको न्यूनतम दिया जाएगा 1/4 दिया जाएगा, तब ये दे रहा है कि 265 अंगा के निबंधनों में अपना निर्णय खुले न्यायालय में सुनाएगा, न्यायालय सुनाएगा और उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। ये न्यायालय निर्णय की बात बता रहा है। 265 छ यानी 265 जी फाइनलिटी ऑफ जजमेंट निर्णय की अंतिमता बताता है। अगर 265 चा में अगर निर्णय अब ये हो गया फाइनल कोर्ट का, तो इसका जो है कोई इसके विरुद्ध ये निर्णय अंतिम होता है, इसके विरुद्ध अपील नहीं होगी, सिवाय 136 कॉन्स्टिट्यूशन में जो एसएलपी फाइल होती है वो हो, या 226 और 227 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके छोड़ करके यानी एसएलपी में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट है 136 में, और 226 227 आपका हाई कोर्ट जो प्रोविजन बताता है उसके दे रहा है। उसको छोड़ करके आप अपील नहीं कर सकते हैं, दाखिल नहीं होगी, क्योंकि छोटा मामले आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया, प्ली बार्गेनिंग कर लिया, ऐसे मामले में आप अपील नहीं करेंगे, ये बताता है। फिर आगे 265 ज यानी 265 यच पावर ऑफ द कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग। अभी कोर्ट के पावर की बात बताता है कि न्यायालय को इस अध्याय के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए वे सभी शक्तियाँ होंगी जो इस संहिता के अधीन जमानत, अपराध, विचारणवाद के निस्तारण से संबंधित अन्य मामलों में, मतलब जो सीआरपीसी में जो व्यवस्था दी गई है अन्य कोर्ट को, उसी तरीके से इस कोर्ट को भी न्यायालय की पावर होगा। इसमें कोई बहुत खास नहीं समझ में आ रहा। 265 झ यानी 265 आई अभियुक्त द्वारा भुगते गए निरोध की अवधि का मुजरा सेट ऑफ करने की बात आती है। एडजस्टमेंट प्रीवियस जो कन्विक्शन में जो नहीं इस केस में सज़ा भुगत चुका है उसको एडजस्ट करने वाली 427 428 हम पहले भी चर्चा किए थे कि मोजर करना जो जब सज़ा दी जाती है तो उसमें जो है 427 में बताया गया था सीआरपीसी में कि उसमें जो मैक्सिमम सज़ा वाला होगा उसके अंदर छोटे अपराधों वाली सज़ा समाहित हो जाएगी। यानी मैक्सिमम किसी में कई सेक्शन मिला करके अगर 8 साल दिया गया है, किसी में 3 साल है, किसी में 2 साल है, तो 2 साल 3 साल वाली जो सज़ा है वो 8 साल वाले में समाहित हो जाएगी, यानी मैक्सिमम सज़ा ही भुगतना पड़ता है। तो 428 सीआरपीसी में बताया गया था जो पहले जेल में भोग चुका है मुलजिम, वो जो है उसको मोजर कर दी जाएगी, एडजस्ट कर दी जाएगी। वही चीज़ यहाँ बताता है। ये हर जगह हर सेक्शन में जहाँ भी जजमेंट होता है, जब भी जजमेंट होगा किसी भी प्रोसीडिंग में, तो वो जो जेल में भूता रहेगा तो उसको उसमें एडजस्ट करना ही होता है। सेविंग की बात आती है 265 या जे 265 जे व्यावृत्ति। इस अध्याय के प्रावधानों का इस संहिता के किसी अन्य प्रावधानों के अंतर्विष्ट अपने असंगत किसी चीज़ के होते हुए भी प्रभाव होगा और ऐसे अन्य प्रावधानों से किसी चीज़ का अर्थान्वयन इस अध्याय के किसी प्रावधान का अर्थ निरुद्ध करने वाला नहीं किया जाएगा। इसमें लोक अभियोजक का वही अर्थ है जो इसमें जो चीज़ दी गई है, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब ये प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर है इसमें जो प्रोविजन दिया है, शैल हैव इफेक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद द कंटेन इन द अदर प्रोविजन ऑफ द। दूसरे एक्ट में होने के बावजूद भी इसमें जो व्यवस्था दी गई है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो है वो लागू रहेगा, यही है। अभियुक्त के कथनों का प्रयोग कहीं और जो इसमें 265 बी में मुलजिम ने पहले 265 ए में एप्लीकेशन दे दिया, 265 में एडमिशन कर लिया, अपना प्ली बार्गेनिंग कर रहा है, उसके वर्जन को कोर्ट में अगर वो जो बयान दे रहा है दे दिया कि सामने क्राइम किया है, हमको जो है सेट ऑफ कर दिया जाए, हमको जो है न्यूनतम सज़ा पर हमने अपराध किया है, एडमिशन कर लिया यानी गिल्टी प्ली कर लिया, तो हमको जो है ऐसी कंडीशन में हम विक्टिम को कुछ हर्जाना भी देने को तैयार हैं, अपना जुर्म कबूल करते हैं, कम से कम सज़ा दी जाए। ऐसे दिए गए बयान को कहीं अन्य
किसी अन्य प्रोविज़न में इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ये बताता है 265 टॉ यानी 265 के, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज नॉट टू बी यूज्ड, नहीं यूज होगा। 265 ठ यानी 265 यल, इस अध्याय का लागू न होना। इस अध्याय का कोई चीज़ किसी शिशु या किशोर, जो जे बोर्ड वाला जो जे एक्ट है, किशोर को लागू नहीं होगी। जैसे कि किशोर न्याय अधिनियम 2000, मतलब इसका जो इसमें जो प्रोविज़न दिया है वो जो है ये जुवेनाइल एक्ट वाला जो है उसमें जो है लागू नहीं होगा, ये चीज़ बताता है। तो इस तरीके से ये छोटा चैप्टर था, इसकी जानकारी हम लोगों को रखना चाहिए। अमूमन हम लोग देखते नहीं हैं, इसका बड़ा अच्छा बुरा दोनों रिजल्ट आने की संभावना रहती है, इसीलिए प्ले बार्गेनिंग की एडवाइस कोई हम लोग जल्दी देते नहीं हैं। इसका फ्यूचर पे कोर्ट क्या करे क्या ना करे, एक तो एडमिशन कर लेना, क्राइम को मान लेना, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये चैप्टर है, हम लोगों को अपने प्रोफेशन में प्रोसीडिंग जाननी चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी जानकारी के साथ में आप लोगों के बीच बताया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ आप लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। पुनः किसी अन्य टॉपिक पर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।